जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। तो आज जो हम एक शुरुआत करने वाले हैं आज से क्लास की, वो करने वाले हैं मैथ की क्लास। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग के कुछ वीडियोस मैंने आप लोगों के बीच डाले भी थे, उनके आगे ही हम कंटिन्यू रखेंगे। और डे 1 से लेकर जो हमारा ये सफ़र रहेगा वो रहेगा डे 100 तक, यानी कि टोटल मैंने आप लोगों को 100 क्लास करानी है। और किस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए करवानी है, वो है आपका RO का एग्ज़ाम, और दूसरा है आपका जो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है उत्तराखंड के अंदर, आपका SI का एग्ज़ाम जो आप लोगों का आने वाला है। ठीक है, तो 2 एग्ज़ाम, और दोनों के दोनों एग्ज़ाम में कॉमन क्या बात है कि आपका यहाँ पर मैथ आनी है। ठीक है, अगर हम बात करें RO का तो फिक्स है, ठीक है, कि इसमें आपका 50 नंबर का मैथ रीजनिंग आने हैं। और SI का जो अभी वायरल हुआ था सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आपको लगभग 80 प्रश्न, ठीक है, 80 प्रश्न जो है वो किसके देखने वाले हैं, आप लोगों को सीधा मैथ और रीजनिंग से देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 80 नहीं, एक जगह से 35 है शायद, और एक जगह से आपका 25 है। 5 5 10, 3 2 5, 1 6, मतलब 60 क्वेश्चन। ठीक है, 60 क्वेश्चन आपको आपका मैथ रीजनिंग से यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डे 1 से लेकर डे 100 तक हम लोगों का ये सफ़र रहेगा, और जिसमें हम सबसे पहले जो ये मंथ होगा, जो आपका इस सितंबर का मंथ है, यहाँ पर जो टारगेट करने वाली चीज़ें हैं वो करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग को। ठीक है, जैसे ही आपका ये सितंबर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये सितंबर जो आपका आने वाला सितंबर है ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एक मास्टर प्लान मैंने बनाया है आपका GS वाले सेशन के लिए। ठीक है, अब GS वाले सेशन के लिए क्या मास्टर प्लान है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। GS में क्या होगा कि इसी डे 100, देखिए डे 100 है ना, 100 क्लास। ठीक है, ये 100 क्लास मैं आप लोगों को मिनिमम कराऊंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है, और ये डेफिनेटली होनी है। ठीक है, और किसके लिए एग्जाम, RO SI और जो आपका एक EO वाला आया है, उन सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कंबाइंड तैयारी हम लोग यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, तो ये तो मैथ्स रीजनिंग का मैंने आपको बताया। ठीक है, लगभग 40 क्लास तक ये क्लासेस आएंगे आप लोगों के बीच। ठीक है, जो भी आपका टाइम होगा 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक ये क्लास होगी। अब मास्टर प्लान GS का क्या है कि GS में हम सीधा मैराथन करेंगे। ठीक है, 2 ढाई घंटे की क्लास करेंगे। जैसे एक बार एनिसेंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, मेडिवल कंप्लीट कर लिया, और सिर्फ हम वहाँ पर क्या करेंगे कि जो टॉपिक, ठीक है, जो टॉपिक क्या आते हैं आपके, जिन टॉपिकों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा हम क्या करेंगे कि जो लूसेंट MCQ वाली जो बुक है, ठीक है, उसमें जितने भी आपका UPPCS के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, और जो प्रश्न लगते हैं कि हाँ ये आ सकते हैं, उनको हम वहाँ पर कवर करेंगे, सिर्फ लूसेंट MCQ वाला। और दूसरा जो घटना पुनरावलोकन चक्र है वाली बुक है, उसमें आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही होगी पढ़ने में कि बहुत सारे प्रश्न बार बार रिपीट आ रहे होंगे। तो मैं क्या करूँगा कि लूसेंट MCQ और घटना चक्र वाली जो किताबें हैं, उन दोनों का मैं क्या करने वाला हूं, उसके अंदर उन क्लासेस के अंदर जो भी निचोड़ होगा वो सब डालने वाला हूं। ठीक है, तो ये आपका जो भी ये सफ़र होगा ये डे 1 से लेकर डे 100 तक होगा। ठीक है, अब देखो मैं हो सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने कामों में बिजी हूँगा। ठीक है, कुछ और क्लासेस भी मेरे को करवानी होती है ऑफलाइन की, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं 40 से 50 मिनट की क्लास जो है आप लोगों के लिए डेली लाऊंगा, चाहे वो रात को रिकॉर्ड होगी, 12 बजे रिकॉर्ड होगी। और जब भी ये क्लास आपको चलेगी ना, ये मिलेगी आपको 9 बजे। ठीक है, 9 PM पे ये आपका स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, आपको देखने को मिलेगी। तो डे 1 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और सिलेबस मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, सिलेबस क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको उतना लंबा चौड़ा चीज़ नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे क्लास होती जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि हम लोग आखिरकार पढ़ने वाले क्या हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ठीक है, सिलेबस आप लोग देख लेना, जो प्रीवियस ईयर है SI का, RO का, जो भी चीज़ें हैं वो मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाने वाला हूँ। अब लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ध्यान ये रखनी है कि आपको अपने नोट्स, ठीक है, बाइलिंगुअल ही मैं पढ़ाऊंगा, मैथ्स में बाइलिंगुअल ही आप लोगों को कराऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, अंग्रेजी में बताऊंगा। आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने वीडियो देखी बात खत्म। ठीक है, आपको अपने पास प्रॉपर कॉपी रखनी है और अपने नोट्स जो हैं वो साथ साथ बनाते हुए जाने हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना है कि मास्टर तो उत्तराखंड पढ़ाता था, क्या
क्या मास्टर मैथ रीजनिंग पढ़ाएगा, ठीक है, क्या मास्टर जीएस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 16 के 16 जो जितने सब्जेक्ट होते हैं आप लोगों के, वो उनका मैंने क्या किया है, अच्छे से अध्ययन किया है, अच्छे से पढ़ा है, और जो मेरा अनुभव है, जितना मुझे आता है उतना, उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि मैं आपको चीज़ें बता पाऊँ, आपका कुछ भी ना छूटे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए नंबर सिस्टम, हेडिंग आप लोग डालेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप लोग हेडिंग डालेंगे और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, संख्या पद्धति, ठीक है। हिंदी वाले क्या हिंदी वाले भी अपना लिखते रहेंगे, जिसको जिस माध्यम में क्या है सहूलियत होती है वो उस माध्यम में पढ़ेगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले क्या देखना है, वर्गीकरण देखना है भाई, ठीक है। वर्गीकरण देखना है, यानी कि वर्गीकरण यानी कि हमने देखना है क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखना है। अब क्लासिफिकेशन जब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका वर्गीकरण किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है संख्याओं का, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। और अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे, नंबर आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। क्या लिखेंगे, नंबर आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, ठीक है। तो दोनों मैडम वाले क्या कर देंगे, लिखते रहेंगे। ये क्लास सिर्फ आपका RO के लिए नहीं है, ठीक है। RO में भी ये काम आएगी, UKSI में भी काम आएगी, और आपका जो UTED CTED वाला जो भी एग्ज़ाम होता है टीचिंग का, वहाँ पर भी सारी ये क्लास काम आने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या देखा अभी तक, संख्या पद्धति हम पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं। संख्याओं का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, नंबर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। अब ये 2 कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 2 कैटेगरी है, इसे ये पूरा का पूरा नंबर है, और इस नंबर को क्या किया गया है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। जो आपको ये बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, जो आपको ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला हिस्सा है, और ये जो पूरा बचा हुआ गोला है, ये बड़ा वाला हिस्सा है। जो ये बड़ा वाला हिस्सा है, ये है आपका रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर्स का हिस्सा है, जिसे आप क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसे, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और जो ये आपका ये छोटा वाला हिस्सा है, ये आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है। क्लियर हो गई बात। इमेजिनरी नंबर यानी कि जिन्हें आप क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है, अब सीधा सा आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर, जिनकी वैल्यू एग्जिट करती है, जिनकी वैल्यू क्या करती है, एग्जिट करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। और इमेजिनरी नंबर आपका क्या होता है, जो नंबर एग्जिट नहीं करते हैं, जिनका जो मान है वो क्या नहीं करता है, एग्जिट नहीं करता है, उनको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, आपका जैसे आपका रियल नंबर में क्या आ जाएंगे, रियल के नंबर में आ जाएगा आप 2, -2, 0, ये सारी की सारी संख्याएं आपका क्या है, रियल नंबर है। अगर मैं आप बात करूं यहाँ पर कि √4, एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है, √4, तो √4 का जो मान होता है, तो ये कितना होता है, 2 होता है। आप बचपन से ये चीज़ें पढ़ते आते हैं, ठीक है। क्योंकि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × 2 यानी कि √4, और √4 का मान कितना, 2, ठीक है। अगर हम वहीं पे बात करें कि आप कहेंगे कि मास्टर जी ठीक है, ये आपने बता दिया, अब बताइए आपकी माइनस √4 का मान कितना होता है, ठीक है। आप पूछोगे कि -√4 का मान कितना होता है, तो मैं क्या कहूँगा, इसे बाहर रहने दूंगा, √2 × √2, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। और इनका जो मान आता है हमारे सामने, वो कितना, √4 का मान कितना है, 2, ठीक है। यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं, -2 कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, जब मैं आपसे पूछूंगा, जब कोई आपसे पूछेगा कि चलो आप सियाने बने, आपने इसका बता दिया, इसका बता दिया, अब आप ये बताइए कि इसका कैसे बताओगे। अब अंडर रूट के भीतर हमने क्या लगा लिया, -4 लगा लिया,
ठीक है, बहुत सारे विद्वान बता देंगे अरे माइनस अंडर रूट 4 इसको तुम अंदर लगाओ बाहर लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है बाबा, ठीक है। और फ़र्क क्या पड़ता है वो आप लोगों को देखना है। माइनस अंडर रूट 4, माइनस अंडर रूट 4 जो है, अब देखिए इस, अब क्या है अंडर रूट के इसके अंदर है ना, यहाँ पर तो बाहर था इसलिए हमने बाहर रखा, हमने अपना जो कैलकुलेशन था वो निकाल के बता दिया कि हाँ ये रियल नंबर है ये रियल नंबर है। लेकिन इस कंडीशन में क्या करोगे, इस कंडीशन में आपका क्या होगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 4, ठीक है। आपने अंडर रूट 4 लिखा और आप लोगों ने क्या कर लिया, आप लोगों ने वहीं पर ठीक है क्या लिख लिया माइनस अंडर रूट 1 लिख लिया। इसको इस तरीके से लिखे कोई फर्क पड़ेगा, आएगी तो यही चीज़, ठीक है। अब जो इस माइनस अंडर रूट 4 का जो मान आ जाएगा हमारे सामने, अब अंडर रूट 4 का मान आपको पता है कि अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2 होता है, ठीक है 2 होता है। अब लेकिन यहाँ पर ये अंडर रूट -1 ये वैल्यू जो आई, अगर हम इसको लिखेंगे यहाँ पर तो किसी तरीके से एग्जिट नहीं करेगी, ठीक है, इसका कुछ होगा नहीं, मान वान होगा नहीं इसका। तो इसको जो आपके गणितज्ञ हैं, ठीक है, जो आपके गणितज्ञ हैं उन्होंने इसको क्या बोला, इस अंडर रूट आई को इन्होंने बोल दिया आयोटा, क्या बोल दिया आयोटा बोल दिया। और जिसे किससे डिनोट करते हैं आपका आई से। तो आपको जब भी पूछा जाए कि ये आयोटा ये क्या आ गया आपका, ये 2i जो आया आपके पास, ये एक प्रकार का आपके पास आ गया इमेजिनरी नंबर। तो अब देखिए सारा खेल आपके पास इमेजिनरी नंबर का नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर का आपके पास खेल नहीं है। सारा का सारा जो खेल आप लोगों के पास होने वाला है वो होने वाला है वास्तविक संख्याओं का। क्लियर है, वास्तविक संख्याओं का खेल होने वाला है। और हमने पढ़ना भी क्या है, सिर्फ वास्तविक संख्याएं पढ़नी। ये सिर्फ आपको क्या बताया गया है यहाँ पर जानकारी के लिए बताया गया है कि जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स हैं उनको क्या किया गया है, 2 कैटेगरी में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो मैं समझता हूँ इतनी बातें क्या हैं आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेहतर ये रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग मेरे साथ मैथ, ठीक है, मैं दावे के साथ ही कह सकता हूँ जिस बच्चे ने कभी मैथ नहीं पढ़ी है, अगर यहाँ पर 30-40 क्लास मैंने करवा दी, ठीक है, तो वो बच्चा भी क्या है मैथ में बोलने लग गया है कि हाँ, बोलने लग जाएगा कि हाँ मैं क्या हूँ, मैथ का जादूगर हूँ, मैं मैथ कर ले जाऊँगा। और इतना मैं आपको बता देता हूँ कि 50 क्वेश्चन आपके RO में आएंगे, ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बालक को, ठीक है। जो बच्चा बिल्कुल कभी सीखा नहीं है, कभी मैथ नहीं पढ़ा है, 8वीं 10वीं तक मैथ पढ़ा छोड़ दिया, वो बच्चा भी 50 में से 30 क्वेश्चन कर ले जाएगा, 30-35 क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएगा, ठीक है। बचेगा 15 तो 15 वो अपनी औसत GS उत्तराखंड में मार लेगा, ठीक है। और इतना भी मैं दूसरी बात मैं यहाँ पे बता दूंगा कि जो बच्चा 50 में से 50 लाने वाला होगा वो बच्चा कम ही होंगे मैथ के अंदर जो वहाँ GS में भी स्कोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिनकी मैथ वीक है ना, उन लोगों को GS में क्या करना है, अपना सिस्टम तो तगड़ा रखना ही है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर एवरेज मार्क्स लाने हैं। और एवरेज मार्क्स कितने होते हैं आपके, 30 से 35 नंबर आपके एवरेज मार्क्स माने जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है, जहाँ पर ये 50 नंबर का मैथ रीजनिंग पूछा जाएगा। तो इसको आप बढ़िया से आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की ये था कि हाँ भाई सर आप कराइए मैथ रीजनिंग कराइए, वो क्या है ज़रूरी है इस टाइम पे, ठीक है। मैंने पोल भी डाला था। तो इतना हो गया है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, अब रियल नंबर्स का खेल देखना है, ठीक है। अब आगे जो है रियल नंबर्स, अब सिर्फ हमने किस पे फोकस करना है, रियल नंबर्स पे फोकस करना है। और इनका भी हमको क्या देखना है, आगे क्लासिफिकेशन देखना है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन कैसे देखेंगे, आइए बदरी पानी ला दे यार जरा, चला रखे हैं बोतल, ठीक है ठीक है।
तो हेडिंग डालेंगे आप लोग रियल नंबर्स, यानी कि जिन्हें आप क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए इन्हें भी क्या किया गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को कहते हैं आप रेशनल नंबर्स, एक को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स, यानी कि जिन्हें हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, और दूसरी टाइप की जो संख्याएं होंगी उन्हें क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर्स। जिन्हें आप बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब सबसे पहले आप लोग किसकी परिभाषा लिखेंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। तो आप लोगों को क्या लिखना है, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। और अगर इंग्लिश की बात करें, अंग्रेजी वाले छात्र भी होंगे बहुत सारे, तो लिखिएगा नंबर्स which can be written form of P/Q, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्याएं क्या है, वह संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, आपका परिमेय संख्या कहलाती है। अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर में आप क्या लिखिएगा, वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के, या P बट्टा बोलते हैं ना, हिंदी मीडियम वाले बट्टा बोलते हैं, और जो अंग्रेजी माध्यम का होता है वो बोलता है बाई। ठीक है, तो कोई नहीं, वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाती है, आपका सीधा अपरिमेय संख्या। यानी कि जस्ट आपका परिमेय संख्या का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है भाई, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, और अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे, अंग्रेजी वाले लिखेंगे नंबर्स विच कैन बी कांट बी। ठीक है, नंबर्स विच कांट बी, या कांट बी का मतलब क्या है, कैन नॉट बी। ठीक है, कैन नॉट बी रिटन इन, ठीक, रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या आ गई, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आ गई। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। ठीक है, पूरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले P/Q का मतलब है अंश बटा हर। ठीक, 2/3 या 2/3 ये परिमेय संख्या होगी। ठीक, मैंने बोला दो परिमेय संख्या है कि नहीं है, आप कहेंगे मास्टर जी है। क्यों है कि जिसके बट्टे कुछ नहीं होता है उसका बट्टा हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद मैं बोलूँगा कि बालक ये बताओ कि 0.5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। आप
सोचोगे कि दशमलव लग गया है मास्टर जी, हाँ बोले ना बोले, लेकिन ध्यान रखना हमेशा है, क्योंकि 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कैसे ये 1/2 और 0.5 तुल्य है बता देता हूँ, प्रमाणित कर लेता हूँ। 2 का भाग 1 में दोगे, कैसे दोगे, दशमलव लगा लोगे, ठीक है, यहाँ 0 बढ़ा दोगे, ठीक, तो 2 पंजे कितना 10, बात खत्म, ठीक है, यही तो आ रहा है। तो ये क्या है आपका परिमेय संख्या है। अब बात आती है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की अभी आगे परिभाषा आएगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना कि अगर हम किसी संख्या में भाग दें, ठीक है, अगर हम सपोज दैट किसी एक संख्या है, जैसा मैं कुछ भी बोल दूँ आपका, जैसे आपका पाई है, ठीक है, तो पाई अगर आपसे पूछा जाए कि पाई क्या है, अगर ये रूप दिया जाए आपको, ठीक है, पाई का अगर ये रूप दिया जाए तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, ठीक है, कि आपका √5 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि जो इनका वैल्यू है, जो इनका मान है, ठीक है, जैसे पाई का मान 3.14, ठीक है, इसके 100 अगेन पता नहीं अंकों का जो है वो किसी भी टाइप की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, मतलब आवृत्ति नहीं हो रही है अंकों की, लेकिन अनंत तक, ठीक है, अनंत तक क्या है, अंक आपके क्या है आ ही रहे हैं, कभी 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ना अंकों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है, जैसे √5 का मान, ठीक है, आप निकालोगे कभी तो उसका मान भी कभी क्या नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है, वो आगे 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 आपका आता रहेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है कि पाई, ठीक है, पाई जो है आपका 3.144444, मतलब आगे जितना भी इसका मान होता है वो क्या है, एक तरीके से अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 22/7 क्या है, ठीक है, तो आप ये नहीं कि 22/7 गुरुजी क्या होता है, पाई होता है, और पाई के जितना पाई का मान है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये अनुमान, मतलब एक लगभग की वैल्यू बताई गई है कि जो पाई है उसकी लगभग की वैल्यू 22/7 है, समझ रहे। ये 22/7 जो है ये एक संख्या है, ये आपका क्या है, ये आपका इसका भाग इसमें दोगे तो पूरा चले जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके। और इसका जो है ये आपकी किस में आएगी, ये परिमेय संख्या के अंदर आएगी, समझ रहे आप। और लेकिन जो ये है, जो आपका ये वाला पाई है जो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है, ये क्या नहीं है, जैसे इसके साथ √6 है, ये सारी चीज़ें, ये संख्याएं क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो इनका भाग है वो लगभग कभी ख़त्म ही नहीं होता है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या आप लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ पर आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं और तब हम बात करते हैं कि कुछ संख्याओं को कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से P/Q आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन क्या आते हैं जनरली उनकी हम बात करते हैं। तो आपके पास इस तरीके से प्रश्न आएंगे, ठीक है। प्रश्न क्या आएगा, निम्न को P/Q के रूप में लिखिए। पढ़ी भाई बद्री, मैथ पढ़ी है कभी, 9th में था ये, हैं? हाँ, आज आ रही होगी तेरे को याद। तूने करना भी क्या है इसको पढ़ के, तेरे तो किसी काम का है नहीं है। अब जैसे आपको एक नंबर दिया 0.56, ठीक है, 0.56 आपको दिया है यहाँ पर, और इसको आपने क्या करना है, बदलना है P/Q के रूप में। तो कैसे करोगे, सिंपल सा 56/100, 56/100, ठीक है। कितना है, 1 2, तो जितना 0.1
इन अंकों के इधर है उतना ही आपको एक के पीछे क्या लगा देना है, 0 लगा देना, सिंपल सी बात है। ठीक है। दूसरा, अब आपके पास दूसरा प्रश्न इस तरीके से आया, ठीक है, थोड़ा फंसा दिया। 0.54545454 सो अगेन इन्फिनाइट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि दो 545454 ये डिजिट हैं, इनकी क्या हो रही है, आपका पुनरावृत्ति हो रही है। तो इनकी इतना लंबा तो हम लिखेंगे नहीं ना, इतना लंबा लिखते लिखते बोलेंगे यार कहाँ, इतनी जगह भी ज़्यादा खा रहा है। ठीक है, और हम क्या है आज वैज्ञानिक पद्धति की तरफ जा रहे हैं, गणितीय रूप में अगर इसको लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे इस तरीके से लिखेंगे। जो संख्याएं रिपीट हो रही है उन संख्याओं के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, बात खत्म। समझ गए आप लोग। 0.54 हमने ये लगा लिया। अब देखिए जब हम इसको आगे p/q के रूप में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस 54 को लिख लेंगे ऐसा, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, ध्यान से सुनिएगा, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, 5 और 4 के ऊपर बार है, तो हम क्या कर लेंगे, उतने ही 9 नीचे लिख लेंगे, 9। ठीक है, तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 54/99। क्लियर हो गई। इस टाइप के आएंगे ऐसे करोगे, इस टाइप की पुनरावृत्ति हो रही होगी तो इस टाइप के करोगे। ठीक, अब तीसरी चीज आ गई आप लोगों के पास। तीसरा क्या आएगा, सपोज दैट 0.7777777 और इस तरीके से इन्फिनाइट तक आएगा। अब आप क्या करोगे, ऐसा नहीं बनाओगे हाँ यार मास्टर यहाँ पे 3 7 3 7 3 के ऊपर बार लगा, नहीं, यहाँ पर आप क्या लगाओगे, सिर्फ 0, क्योंकि एक अंक रिपीटेशन है ना, तो 0.7 बार। समझ गए आप लोग। और इसको आप लोगों को लिखना होगा p/q के रूप में, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, 7/9 लिखोगे, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। समझ गए आप लोग। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगला डिजिट ले लीजिए, जैसे सपोज दैट ये आता है 0.89348934 तो रिपीटेशन किन अंकों का हो रहा है, 8934 का हो रहा है, 8934 आ रहा है, फिर 8934 आ रहा है, यानी कि रिपीटेशन किन का हो रहा है, 8934 का। आपने इनके ऊपर क्या लगा लिया, बार लगा लिया, और सीधा आपने लिख लिया आगे क्या, 8934, और कितने 9 लगाओगे, चार संख्याओं के ऊपर बार है, तो यहाँ भी आप लोगों ने क्या कर लेना है, 4 9 लिख लेने हैं, 9999 आ जाएगा, किसके अपॉन में, 8934 के अपॉन। क्लियर हो गई बात, समझ पा रहे हैं आप लोग। समझ में नहीं आएगा तो आप लोग एक बार दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगी चीज़ें। इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है मैथ। ठीक है, आप मैथ में ये है कि आपको ये, अगर आपने डर बना दिया ना मैथ का कि यार मेरा बस का ना है मैथ, मैं तो ना कर पाऊँगा, ठीक है, तो भैया नहीं होने का। ठीक है, और अगर आपने बना लिया कि आज आपने परिमेय संख्या का एक लेक्चर देख लिया, कल भी देखोगे, परसों भी देखोगे, ठीक है, और 2-3 बार तो रिवाइज करना ही पड़ता है। ये नहीं है कि भाई तुम पैदाइशी वो नहीं हुए हो, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन तो हुए नहीं हो कि आप लोग एक ही बार पढ़ोगे, आपका आईक्यू इतना है कि स्वामी विवेकानंद हो नहीं कोई कि एक बार देखोगे पलटोगे किताब आ जाएगा। एक बार से नहीं आएगा, 2-3 बार कम से कम इन्हीं चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अगली डिजिट, अगला टाइप कौन सा होगा, अगला टाइप होगा कि आप लोगों को क्या दे दिया, 0.8454545 सो अगेन, और कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है। अब आप लोग यहाँ पर फंस जाओगे कि आप बोलोगे कि अब देखो बार कौन सी संख्या रिपीट हो रही, 4545 रिपीट हो रही, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो कि 0.845 बार। अब देखिए 4-5 के ऊपर ही बार लगा, 8 के ऊपर क्यों नहीं लगा, सोचने वाली बात है। 8 के ऊपर इसलिए नहीं लगा कि भैया 8 तो रिपीट ही नहीं हो रहा है, उसके ऊपर क्यों लगाओगे। ठीक है, किसी के ऊपर तुम ऐसी थोड़ी बार लगा दोगे, जब वो रिपीट होगा, जब उसकी कुछ खासियत होगी तभी उस पर कुछ लगेगा ना। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि सिरी सबके नाप के आगे नहीं लगता है, किसी किसी के लगता है। ठीक है, सिरी लगाने के लिए क्या जरूरी है, शादी होनी जरूरी है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जो मानते होंगे, तो सबके पीछे क्या, इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर ही क्या लग रहा है, आपका बार लग रहा है। समझ गए आप लोग।
अब आप लोगों को इसको, इस संख्या को, अब देखो एग्जाम में यही चीज़ पूछेगा, ये बहुत सरल चीज़ें, ठीक है, ये नहीं पूछेगा, इतनी सरल चीज़ें नहीं पूछेगा। एग्जाम में कौन सी चीज़ पूछी जाती है जो ना ज़्यादा बहुत हार्ड होती है और ना ज़्यादा वो बहुत सरल होती है। एग्जाम में हमेशा उसी टाइप के आपको प्रश्न देखने को मिलते होंगे। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आपने लिखा 8 4 5, ये सीधा ऐसा लिख लिया, ठीक है, ये ऐसा आप लोगों ने लिख लिया। अब देखिए बार कितनों के ऊपर है, 2 के ऊपर बार है, आपने 9 9 लिखा, ठीक है। बार किसके ऊपर नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है, 8 के ऊपर है, नहीं है। और कितने अंकों के ऊपर नहीं है, 1 अंक के ऊपर नहीं है। जितने अंक के ऊपर बार नहीं होगा दशमलव के बाद उतने आपने 0 लिख लेने हैं। तो आपने कितना 0 लिखा, 0, 1 0 लिखा, ठीक है। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 4 5 9 9 0, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अगली चीज़ अब कहेंगे कि मास्टर जी जहाँ आपने प्रश्न दिए वहाँ तो आपने सारे 0 0 0 0 यहाँ से वहाँ तक 0 दे दिए, एक बार ज़रा 6 7 कुछ भी लगा दीजिए। तो मैंने आपकी बात मानी और मैंने क्या किया कि एक बार लगा दिया इधर 6, और 6 के बाद मैंने लगा लिया दशमलव, इसके बाद लिखा मैंने 7 5 7 5, ठीक है, 7 5। समझ गए आप लोग बात, ठीक है, ये लिखा। अब इस संख्या कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है, और आप कह रहे हैं कि मास्टर इसको लिखा किस में, पी बाई के क्यू के फॉर्म में, तब हम माने। तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं जी, ठीक है। हमने क्या लिखा, 6.75, ठीक, ऊपर लगा लिया बार, क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब देखिए हमको सिर्फ, अब देखिए इस 6 को छोड़ दीजिए आप कुछ टाइम के लिए, 6 को आपको क्या करना है, कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। और आपने क्या किया, आप जो करते थे 75 अपॉन 99, ठीक है, आपने क्या किया 75 अपॉन 99। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा थोड़ा सा रुकिए आप लोग, एक थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर एक प्रोसेस आपको और भी करनी थी, ठीक है। एक प्रोसेस आप लोगों को और करनी थी कि इस 8 को ना, इस 8 को इस 845 में से घटाना था आपको, ठीक है। इस 8 को आपको घटाना था और तब जाके आपको लिखना था कितना, 845 में से 8 गया, तब ये आपका बचता 837 अपॉन 990, ये आपका आंसर होता है, ठीक है। तो इसको एक टर्म आपको ध्यान रखना है कि इस पूरी संख्या में से, ठीक है, इस पूरी संख्या में से जिस पे बार नहीं है उसको क्या कर देना है, घटा देना है। क्लियर हो गई बात। चलिए ये हो गया, ऊपर वाला थोड़ा मिस्टेक हो गई थी इसमें। अब देखिए ये आप लोगों ने लिख लिया 75 अपॉन 99, ये तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों के ऊपर बार था जो हो रहा था। अब आप कहेंगे कि 6 कहाँ डालना है, तो ये 6 कहाँ पे डालना है, ये 6 इन दोनों के बीच में लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कभी आंसर इतना ही में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और कभी क्या करना पड़ेगा आपको, इसका गुणा इसके साथ करके इसको जोड़ के और जो आपका आंसर आ रहा होगा वो लिखना होगा, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या हो गई, ये चीज़ें हो गई आपसे, आपकी जुड़ी हुई किससे, पी बाई क्यू के रूप में चीज़ों को कैसे लिखा जाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, हम मिटा देते हैं, ठीक है। और अब इससे क्या होगा, एक नई परिभाषा, ठीक है, एक नई परिभाषा आ जाएगी आप लोगों के सामने परिमेय संख्या की और अपरिमेय संख्या की, ठीक है। तो उसको क्या कह रहा हूँ मैं, थोड़ा ऑरली आप लोग लिखेंगे, ठीक है, बताऊँगा नहीं मैं, सीधा आप लोग हेडिंग डालिए। एक दूसरी परिभाषा आ रही है आप लोगों के सामने परिमेय संख्या की, ठीक है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा जो आप लोगों के सामने आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, लिखेंगे आप लोग, संख्याएं जिनमें अंकों की या तो पुनरावृत्ति ना हो, संख्याएं जिनमें अंकों की या तो पुनरावृत्ति ना हो और अंत हो रहे हो या अंकों की पुनरावृत्ति हो और अनंत तक हो, या अंकों की पुनरावृत्ति हो और अनंत तक हो, सभी को लिखना ज़रूरी है भाई, ठीक है। और अपरिमेय संख्या में क्या लिखेंगे आप लोग,
अब परमेय संख्या में आप लोग लिखेंगे संख्याएं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, संख्याएं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो और ना ही उनका अंत हो। सीधा सीधा आपको अपरमेय संख्या की क्या बात ध्यान रखनी है कि संख्याएं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो और ना ही उनका अंत हो रहा हो। ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज का जो आज इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझने के लिए। अब हम लोग जो कल टाइप्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किनका, वो पढ़ेंगे हम लोग अब परमेय संख्या के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि परमेय संख्याएं जो है वो कितने टाइप की होती है और किस तरीके से क्या क्या उनके अंदर उसको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।